नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो निफ्टी ऑल टाइम हाई ने एक नया रिकॉर्ड भी 19,000 के पार आज के सत्र में निफ्टी गया भी और तब से लेके अब तक सस्टेन भी है मूव्स। ऑल टाइम हाई के सिर्फ पिछले हफ्ते सिर्फ 2-3 अंक से जो छूटा था, उसके बाद कल हमने देखा था कि एक बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में आई, बैंक्स लेड तेजी थी और आज तो निफ्टी को खुलते ही ऑल टाइम हाई के ऊपर लेवल्स पर गैप अप में खुला और उसके बाद से वो मूव सस्टेन है। अब बात अगले लेवल की हो रही है, यानी अब यहाँ से बड़ी चढ़ाई बाजार को करनी है। गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूँ प्रियंका और मेरे साथ है पूजा। अगले 1 घंटे में बहुत सारा एक्शन आपके लिए लेकर आएंगे। यहाँ से बड़ी तेजी, कुछ खास इंटरेक्शन अजय भी कर रहे हैं एनएससी से, खास उनके साथ एक खास मेहमान भी होंगे और साथ ही आज के ट्रेड्स भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले एक क्विक चेक बाजार पर आज बड़े एक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिले। ऑफकोर्स निफ्टी ने 19,000 तक का लेवल छुआ। उसके अलावा अडानी स्टॉक्स में बड़ी मूव आई। आपको याद होगा कि इस हफ्ते की शुरुआत से अडानी स्टॉक्स में मूव आई थी क्योंकि उन्होंने अपने कुछ रेवेन्यूज की बात की थी और एक इंटरनल नोट जारी किया था। लेकिन आज जो बड़ी मूव अब अडानी स्टॉक्स में देख रहे हैं, अडानी एंटरप्राइज इस टाइम बिगेस्ट गेनर, अडानी पोर्ट्स सेकंड बिगेस्ट गेनर, 3 से 5% तक की तेजी इन स्टॉक्स में बनी हुई है और अडानी स्टॉक्स से सारे स्टॉक्स में तेजी है। उसका रीजन है कि जीक्यूजी ने तीसरी बड़ी इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप स्टॉक्स में की है। 3 की स्टॉक्स हैं जिसमें जीक्यूजी का एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट आया। ब्लॉक डील में अडानी एंटरप्राइज में लगभग 1.6% हिस्सा खरीदा है, अडानी ग्रीप में 2.2% हिस्सा खरीदा है। लगभग 82,000 करोड़ की ये $1 बिलियन की ये पूरी इन्वेस्टमेंट है और ये थर्ड राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जीक्यूजी से अडानी ग्रुप स्टॉक्स में पिछले 2-3 महीनों के अंदर ही। इसी के चलते हुए अडानी स्टॉक्स ने भी आज निफ्टी को ऊपर की तरह खींचा है। मेटल्स अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आईटी से पार्टिसिपेशन है, इनफैक्ट सारे सेक्टर्स में आपको बाइंग दिख रही है। बाजार बैंक्स और फाइनेंस से अच्छी मूव है और साथ ही रिलायंस का भी सपोर्ट अब बाजार को मिल रहा है। अब तक मार्केट में हम जो तेजी देख रहे थे, कल तक बाजार तेज था, बड़े लेवल्स हमने देखे, लेकिन एनर्जी पैक में रिलायंस जो कि एक बड़ा हैवी वेट है, द बिगेस्ट हैवी वेट फॉर निफ्टी, वो एक ड्रैगर था। लेकिन आप वहां पर भी अब सेंटिमेंट सुधरता हुआ दिख रहा है। 1-1.5% की तेजी आज तो एटलीस्ट दिख रही है। लेकिन अब इस बीच हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे पैनल पर, उनसे भी समझते हैं कि अब यहाँ पर आगे क्या। हमारे साथ हमारे टेक्निकल पैनल पे प्रशांत सावंत बने हुए हैं और साथ ही सुदीप शाह हैं एसबीआई सिक्योरिटीज से। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, मार्केट के सारे पार्टिसिपेंट्स, रिव्यूअर्स, ट्रेडर्स, हर एक के लिए एक खास मौका है। प्रशांत, अब क्या 19,000 की बात हम कर रहे थे, 19,000 तो आज ही आ गया, बट अब हम बात 20,000 और उसके ऊपर के लेवल्स की कर रहे हैं और जिस तरह की तेजी दिख रही है, कितने रोल ओवर्स या कितने लॉन्ग्स आपको दिखे आज, क्योंकि एक्सपायरी भी है? प्रियंका, आई थिंक सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड टू द पैनल। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आई थिंक मोर देन निफ्टी जहां मेरा ध्यान है, एंड आई थिंक यू नो इट वेरी वेल, क्योंकि मैंने हफ्ते की शुरुआत में ही कहा था कि बैंक निफ्टी पे ध्यान मेरा ज्यादा है। एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी और करीबन 1000 से 1200 पॉइंट, यानी करीबन ऑलमोस्ट 45 से लेके 45,500 के जोन तक कंफर्टेबली जा सकती है। और मंथ ऑफ जुलाई हैज ऑलवेज बीन बुलिश, तो यहाँ पे मेरा ध्यान होगा। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में मुझे, जैसे आपने बिल्कुल कहा, रिलायंस का सपोर्ट निफ्टी को मिल रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और जस्ट कुछ देर पहले से आईसीआईसीआई बैंक ने भी बैंक निफ्टी को सपोर्ट करना शुरू किया है। मुझे लग रहा है लास्ट आवर ऑफ एक्सपायरी काफी इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल, और इंटरेस्टिंग हो भी चुका है। देखिए, बैंक निफ्टी 44,500 के पार पहुंच चुका है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक शानदार तेजी आई बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी ने भी अब रिकॉर्ड लेवल बना लिया है 44,500। आज क्लियरली जो लीडर है वो है बैंक निफ्टी, वहां से तेजी आ रही है और उसी से सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी को भी। और आज दिन है रिकॉर्ड लेवल्स बनाने का, एक के बाद एक हम देख रहे हैं नई ऊंचाई, नए शिखर बाजार बना रहा है। सेंसेक्स भी देखिए करीब 600 अंक ऊपर, 64,000 के ऊपर सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी देखिए 19,000 का माइलस्टोन भी आज निफ्टी ने आज ही पूरा कर लिया और अब थोड़ी देर पहले बैंक निफ्टी ने भी अपने रिकॉर्ड लेवल्स बना लिए हैं। तो शानदार तेजी, मोमेंटम बना हुआ है बाजार में। सुदीप, आपसे भी समझना चाहेंगे ये जो तेजी आ रही है इसमें क्या करें, और जुलाई सीरीज में आपसे भी समझना चाहेंगे कौन कौन से स्टॉक्स, कौन कौन से सेक्टर पर आपकी नजर रहेगी?
गुड आफ्टरनून एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस हम सभी को, इनफैक्ट सारे दर्शकों को, कि ये निफ्टी के जो 19,000 वाला जो हमने लेवल देखा है, इतने पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फिर ट्रेडर्स, मतलब इसमें सभी का पार्टिसिपेशन है। एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन फॉर दिस फैंटास्टिक लेवल दैट वी हैव अचीव्ड ऑन निफ्टी। नाउ अब जो हम ये जून से जुलाई सीरीज का जो हम देख रहे हैं कि जो एक ट्रांजिशन हो रहा है, तो थोड़ा कैपिटल गुड्स है, फिर या फाइनेंशियल स्टॉक्स है, बैंकिंग है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ ओपन इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से स्पेसिफिकली फाइनेंशियल्स और बैंकिंग में जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो वहां पे मुझे लग रहा है ये थीम रहेगा अगले पूरे एक महीने के लिए। साथ साथ में अगर हम देखें तो लार्सन है, फिर मेटल स्टॉक्स है, वहां पे भी एक बहुत अच्छा एक बिल्डअप हम देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट का रोल ओवर वाइज। तो मुझे लग रहा है ये दो तीन थीम्स जो है, जो इवन एट हायर लेवल्स अगले महीने में फॉर द जुलाई सीरीज, ये थोड़ा पोटेंशियल प्रॉफिटेबल स्टॉक्स या सेक्टर्स होंगे। ऑलराइट, तो पोटेंशियल सेक्टर्स की बात हो रही है कि जुलाई सीरीज, क्योंकि हम प्रशांत, हम तो शायद 2-3 दिन पहले बात ही कर रहे थे कि बैंक निफ्टी पर तो नजर रखनी है, साथ ही जुलाई सीरीज बहुत अच्छी हो सकती है। हालांकि हिस्टोरिकली तो दूसरे व्यूज भी आते हैं कि जुलाई सीरीज थोड़ी सबड्यूड भी रहती है। आपका जुलाई सीरीज के लिए बेस्ट बेट्स या फिर बेस्ट स्टॉक्स क्या होंगे? इनफैक्ट आपकी आज की रिकमेंडेशन क्या है, इन शॉर्ट वी वांट टू से? जी प्रियंका, फर्स्ट रिकमेंडेशन रिलायंस है। जैसे मैंने कहा, मुझे लग रहा है यहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबली 2500 के नीचे स्टॉप लॉस रख के बने रहो। पोजिशनल ट्रेड होगी और काफी हाई चांसेस है कि इस महीने में रिलायंस करीबन 2620 2640 के जोन दिखा सकता है, यानी एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट 4 to 5% मूव ऑन रिलायंस। तो यहाँ पे ध्यान रखिए। नेक्स्ट पिक जो मेरा होगा वो होगा टाटा कम्युनिकेशंस। ये करीबन 1580 पे चल रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप 1540 का स्टॉप लॉस रखिए। 1540 जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो 1700 से लेके 1720 का देख रहा हूँ। तो ये दो मेरे लिए पिक्स रहेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, तो जुलाई के लिए टाटा कम्युनिकेशन और रिलायंस, जिसमें कि 2640 के भाव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। प्रशांत, सुदीप, आपसे अगर पूछें कि आपके फेवरेट काउंटर्स अभी कौन से हैं इस रिकॉर्ड ऊंचाई पर, और बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज देखिए ये सीरीज समाप्त हो रही है, एक तिमाही खत्म हो रही है और एक नई सीरीज की शुरुआत होगी। जुलाई के लिए आपके फेवरेट स्टॉक्स कौन से हैं? ऐसे तो काफी है, बट अगर मैं दो पिक्स के लिए, अगर मैं टॉप 2 अगर आप मुझसे पूछे, तो मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक और पॉलीकैब। बिकॉज बैंकिंग में हमने देखा है कि जो हिसाब से बैंकिंग में कि वापस रिसर्जेंस आ रहा है एक मूव का, तो वहां पे हम देख रहे हैं कि अगर हम कंपेयर करें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, तो ये तीनों में आईसीआईसीआई बैंक में इतना ज्यादा मोमेंटम मुझे नहीं नजर आ रहा है। प्लस एचडीएफसी बैंक, ये मर्जर के न्यूज के सराउंडिंग बहुत सारा सुबह शाम कुछ ना कुछ आता है वो उसके रिलेटेड, तो मुझे वहां पे एक बेट नहीं लेना है। तो मुझे लग रहा है सबसे सेफेस्ट एंड सबसे बेस्ट बेट है एक्सिस बैंक, जो एक अच्छा मूव स्टॉक में हमने देखा था अराउंड 900 से 980 तक, और फिर पिछले 7-8 दिन हमने कंसोलिडेशन देखे थे उसमें, और 965 970 के लेवल से हम अब फिलहाल पिछले 3 दिन का अगर स्पेसिफिकली देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम स्टॉक के पैटर्न दिखा रहा है, और मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बन रहा है। आज के दिन में भी बैंक निफ्टी को सिंगल हैंडेडली अब नीचे के लेवल से पुल कर रहा है एक्सिस बैंक। तो मुझे लग रहा है करंट मौजूदा भाव से और कोई भी डिप पे एक्सिस बैंक लिया जा सकता है। 960 का स्टॉप लॉस और 1020-1025 रुपए का टारगेट मुझे इसमें 3-4 दिन में नजर आ रहा है। सेकंड पिक वुड भी पॉलीकैब। एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमने ये स्टॉक का देखा था, और फंडामेंटली भी वन ऑफ द वेरी गुड स्टॉक्स। तो यहाँ पे हमने देखा है कि 2800 से 3600 का जो मूव पिछले अराउंड 3.5-4 महीने में आया था, उसके बाद हम ये पूरी जून सीरीज स्टॉक एक कंसोलिडेशन में था, और आज हम देख रहे हैं कि एक ब्रेकआउट, और इसमें ओपन इंटरेस्ट पे भी हमें थोड़ी बढ़ोतरी दिख रही है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एक अच्छा स्टॉक अच्छे लेवल पे कंसोलिडेशन के बाद हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे इससे बाय किया जा सकता है 3510 के स्टॉप लॉस से 3700 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो पॉलीकैब अच्छा लग रहा है, और बैंकिंग स्पेस में एक्सिस बैंक काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है, वहाँ पर आप नज़र रखिए। और इनफैक्ट जिस तरह से बैंकिंग शेयरों में तेज़ी दिख रही है, सभी बैंक अपने ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। स्पेशली इंडसइंड बैंक देखिए, यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी आई पिछले कुछ मिनटों में, और इस वक्त करीब 2% ऊपर इंडसइंड बैंक का स्टॉक भी कारोबार कर रहा है। प्रशांत, आपसे समझना चाहेंगे क्या इंडसइंड बैंक में आप कोई ट्रेड देख रहे हैं इस वक्त?
जी, बिल्कुल, मुझे ये पैटर्न काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट अगर मैं अभी देखूँ तो हम कंफर्टेबली 1330 के ऊपर जो एक काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप 1320 के आसपास स्टॉप लॉस रख के पोज़ीशन ले सकते हो और यहाँ से मैं फर्स्ट टारगेट देख रहा हूँ 1400 का। कंफर्टेबली मुझे लग रहा है कि पोजिशनली ये 1430 तक भी जा सकता है। इंडसइंड बैंक को खरीदने की सलाह है प्रशांत की तरफ से। इंडसइंड बैंक के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बाकी जो दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स हैं, एसबीआई में भी आज तेजी है, एचडीएफसी बैंक में भी कल की तेजी के बाद आज से फॉलो बाइंग भी आ रही है। लेकिन बाजार नई ऊंचाई पर जो पहुंचा है, तो नई ऊंचाई के बाद अब जो अगला शिखर जो पार करना होगा वो कौन सा होगा, कहां पर नजर होगी, कौन से शेयर चलेंगे, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाजार के एक और दिग्गज फंडामेंटल एक्सपर्ट राजेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए एयूएम कैपिटल से। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो संदेश पर। पहले तो आपको बहुत बधाई, आज नई ऊंचाई बन गई। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, आप जो भी इंडेक्स उठा के देख लीजिए, वहां पर उत्साह का माहौल है। यहां से अब किस तरह की चाल होगी राजेश जी, क्योंकि आप ये देखिए कि अब नतीजों का सीजन शुरू होने वाला है, मॉनसून भी रफ्तार पकड़ रहा है, तो फोकस कहां पर शिफ्ट होने वाला है? क्या डोमेस्टिक ट्रिगर्स क्रूशियल होते जाएंगे बाजार के लिए, या फिर अभी विदेशी बाजारों संकेत अहम होंगे? नमस्कार अभिषेक जी, पूजा, प्रियंका और भी पैनल में जो मित्रगण हैं सबको नमस्कार। आपने सही कहा, एक बहुत उत्साहजनक दिन है। 19,000 बहुत आशाओं के बाद क्रॉस किया है। सेंसेक्स तो पहले ही कर चुका था, बट निफ्टी नहीं कर रहा था। कई लोगों की उम्मीदें बंधी हुई थी और आज हो गया। तो कहा जा सकता है कि एक बहुत अच्छा इवेंट कहा जा सकता है। बट अब आगे की चाल जो आप पूछ रहे हैं ना, तो आगे तो आसमान खुला हुआ है सर। छोटी अवधि की बात करूं तो मुझे लगता है कि 19,050, 19,100 यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा हो सकता है कि करेक्शन आए या कंसोलिडेट करे, लेकिन वो महज एक 200-300 पॉइंट का करेक्शन होगा। ऐसी कोई बड़ी गिरावट की संभावनाएं इस वक्त नजर नहीं आ रही है। जैसे कि आपने कहा कि मानसून देर सवेर आ ही गया है, नतीजों का सीजन चालू होने वाला है। जो चौथी तिमाही के नतीजे आए थे और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी, वहां से रफ्तार पकड़ी है बाजार ने और मुझे लगता है कि वो बरकरार रहने वाली है। कई कारण है। फेड ने पॉज लिया, आरबीआई ने पॉज लिया, क्वार्टरली नंबर जैसे मैंने कहा सारे ही अच्छे आए थे। इकोनॉमिक डेटा की अगर बात की जाए तो फिर वो आईआईपी हो चाहे जीडीपी हो, सब में अच्छी रफ्तार देखी गई है। इन्फ्लेशन नीचे की तरफ जा रहा है, बॉन्ड यील्ड डाउन है। मुझे लगता है सारी चीजें जो है एक अच्छे भविष्य की ओर इशारा कर रही हैं। और जिस तरीका से नए केपेक्स वगैरह अनाउंस हो रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी कि थोड़े दिनों बाद ये नारा बनने लगे कि अब की बार 20,000। तो मुझे लगता है कि कोई भी गिरावट आता है तो इसमें बाजार में खरीदारी का ही मौका है। शॉर्ट टर्म की अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ 18,600 को एक सपोर्ट मान करके लॉन्ग किया जा सकता है। इसको सपोर्ट मान के बाजार में तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। बिल्कुल, आज देखिए फंडामेंटल टेक्निकल का जो मेल है आज वो बाजार में भी दिख रहा है। और आज चूंकि एक्सपायरी भी है जून सीरीज की, तो इसके चलते भी आज बाजार में वैसे उम्मीद थी थोड़ी वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन वॉलेटिलिटी नहीं हुई। आज रेंज की बात हो रही थी, तो तमाम जो कयास थे वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए और बाजार ने अपनी रंगत दिखा दी, जिसके लिए बाजार की हम कहते हैं ना कि तारीफ भी होती है कि यही दस्तूर है बाजार का कि उम्मीदों के विपरीत कई बार चाल दिख जाए। लेकिन एक जरा सुदीप आप शेयर देखिए एचडीएफसी लाइफ का, इसमें थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है। अब ये दिन के निचले स्तर के आसपास है, 3.5% के आसपास की गिरावट है। इसको जरा फटाफट एक राय दीजिए कि इसमें करना क्या है अभी। एचडीएफसी लाइफ में हम देख रहे थे कि ये एक्चुअली अगर हम चार्ट देखें ना, तो ये तकरीबन आधे पौने घंटे पहले तो स्टॉक एक नया हाई पे था 671 672 के करीब। बट लास्ट 15-20 मिनट में, मतलब ये लास्ट 30 मिनट्स में हमने देखा है कि ये ऊपर से 3-3.5% स्टॉक ने हमने प्रेशर देखा है ऊपर के लेवल पे। तो मुझे लग रहा है अब यहाँ पे अगर किसी ने एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदा है तो एक बार 633 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मान के चले। अगर 633 के नीचे स्टॉक डिप कर जाता है
तो मुझे लग रहा है ये एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना देगा स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पे, और थोड़ा प्रेशर में रह सकते हैं और 610 615 का लेवल टेस्ट कर सकता है। तो 633 मेरे लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि जो हिसाब से ये कैंडल फॉर्म हो रहा है लास्ट आधे घंटे में और इसका इंपैक्ट जो डेली कैंडल पे आ रहा है, मुझे यहाँ पे थोड़ा वीकनेस बढ़ते हुए लग रहा है। और सुबह से हम देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई प्रू में भी थोड़ा प्रेशर था, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पॉजिटिव था, बट थोड़ा अगर यही स्टॉक की बात करें एचडीएफसी लाइफ, तो यहाँ पे थोड़ा प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार किसी की ट्रेडिंग पोजीशन है तो 633 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसे ट्रेल कर सकते हैं। ये तो ये HDFC लाइफ पर बात, लेकिन आज का खास मौका और खास दिन, और इस वक्त अजय आज स्टूडियो में नहीं है हमारे साथ, वो है NSE की बिल्डिंग से, क्योंकि दिन एक बड़ा है। अजय, वहाँ किस तरह का माहौल है? क्या कोई सेलिब्रेशन? आई एम श्योर यूफोरिक मोमेंट तो आप हम सबके लिए ही है, क्या वहाँ पर आप कैप्चर कर पा रहे हैं? जी हाँ अपेक्षा, प्रियंका, बहुत ही शानदार माहौल चल रहा है इस समय, एक पार्टी जैसा एकदम माहौल है। अभी लंच के लिए सारे एम्प्लॉइज NSE के यहाँ एट्रियम में मौजूद थे, अभी भी कुछ लोग घूम रहे हैं। जहाँ मैं यहाँ एट्रियम में खड़ा हूँ, बहुत हिस्टोरिक जगह है ये, और ये एक तरह से गेटवे टू इंडिया भी है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे मैंने IPO होती देखी हैं, और फिर वो छोटी मझोली कंपनियां बहुत बड़ी बनती हुई देखी हैं। तो आज 19,000 का ऐतिहासिक दिन है। देखिए मेरे पीछे रेट्स चल रहे हैं, और मेरे पीछे ये बेल भी है, जहाँ पे लिस्टेड जगत में बहुत सारी कंपनियों की शुरुआत होती है। तो हमने सोचा कि इससे पहले कि हम बड़े बड़े FIIs और DIIs को लेके आए शो पे स्पेशल प्रोग्रामिंग में, मैं खुद आपसे यहाँ के एक बार बात करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स से कि इसको आप ये बहुत ऐतिहासिक बात है कि आज हमने प्रीवियस हाई अपना, जो 18 महीने से कंसोलिडेशन फेज में चला गया था बाजार, उसको टेकआउट किया है और एक नई टेरिटरी में हमने एक शुरुआत कर ली है। 19,000 भी आज ही क्रॉस हो गया, और अब हम नए पिन कोड 20,000 की बात कर रहे हैं। ये मामूली बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक तरह से दर्शाता है कि पिछली बार जब हम इस लेवल को क्रॉस किए थे तब बाजार के वैल्यूएशन फ्रॉथी थे। आज बाजार के वैल्यूएशन काफी अच्छे हैं, अट्रैक्टिव हैं। हमारी निर्भरता, देश की निर्भरता, इंडियन इन्वेस्टर की निर्भरता FIIs पे कम होती चली जा रही है, क्योंकि एक बहुत स्ट्रांग वेव जो है देसी इन्वेस्टर्स की खड़ी हो गई है। 14,000 करोड़ SIP में लगातार आता चला जा रहा है। इंडियन मार्केट के वैल्यूएशन फ्रॉथी नहीं है, लगातार डोमेस्टिक इन्वेस्टर का पैसा आ रहा है, और अर्निंग्स क्वालिटी जो कोविड के बाद बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई थी, हिट हो गई थी, मार्जिन प्रेशर से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था, वो सब आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है अगर आप पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स पर नजर डालें। इंडिया के अगर मैक्रोज देखें, इससे बेहतर हो ही नहीं सकते। पहले लोग संदेह कर रहे थे कि क्या मानसून फैलेगा देश भर में या नहीं। 2-3 दिन से हम देख रहे हैं मानसून अच्छी तरीके से फैल रहा है। इन्फ्लेशन पिक आउट हो गया है, क्रूड ऑयल 75 के आसपास अटक गया है। इससे ज्यादा इंडियन इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए? और इसीलिए जब मैं आ रहा था रास्ते में, मैंने बहुत सारे BKC में, तो आपको पता ही है FIIs DIIs की पूरा जमावड़ा है बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, कई लोगों से बात कर रहा था, सब ये कह रहे थे कि इस बार काफी जस्टिफाइड है न्यू हाइज बनना और आगे की टेरिटरी की शुरुआत होना, और यही आप देख रहे हैं। और ये एक नया एक्सपेंशन फेज है। चार्टिस्ट कह रहे हैं कि जब भी प्रीवियस हाइज टेकआउट होता है तो जल्दी काफी तेजी आ जाती है। लेकिन अगर हम बड़ी पिक्चर देखें, बड़ी तस्वीर देखें, तो इस बार इंडियन इन्वेस्टर की जीत हुई है। इस वीकनेस के फेज में आपने देखा, डर के भागे नहीं। इनफैक्ट कोविड की गिरावट में भी इंडियन इन्वेस्टर्स ने खरीदारी की। कोई भी वीकनेस की फेज आती है, इंडियन इन्वेस्टर खरीदारी कर रहा है। तो सबसे बड़ी खुशी हमें यहाँ पे स्वदेश पे ये है कि प्रीवियस हाइज आ गया है, बिल्कुल सही है, नई टेरिटरी की शुरुआत हो गई है 20,000 के पड़ाव की तरफ। लेकिन स्वदेशी इन्वेस्टर इस वेल्थ की प्रॉस्पेरिटी की जर्नी में पार्टिसिपेट कर रहा है, और सबसे खुशी की बात यही है। राइट, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट अजय, अब कुछ डेटा पॉइंट्स हम फैक्ट चेक कर रहे थे। भले ही इस बार 18,000 से 19,000 आने में 21 महीने लग गए इंडेक्स को, बहुत ही स्लोएस्ट ये मूव रहा, लेकिन अब बात ये की जा रही है कि यहां से जर्नी बहुत जल्दी, बहुत फास्ट होगी। देखिए, मैं बता रहा हूं, सबसे बड़ा रिस्क इंडियन इन्वेस्टर के लिए यही होगा कि वो बाजार में भागीदारी ना करें। कई बार हम लोग टाइम करने के चक्कर में बाजार में ये भूल जाते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है टाइम इन द मार्केट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एकदम राइट टाइम आएगा, सारी परिस्थितियां ठीक होंगी, तब मैं बाजार में आऊंगा, तो कई बार आप एक बड़ी रैली मिस कर सकते हैं। तो यहां से जो अर्निंग्स अपग्रेड का साइकिल शुरू हो रहा है, रिफॉर्म प्रोसेस देश में चल रहा है, मोदी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं देश को मार्केट करने के लिए ग्लोबली। हर रोज हम इकोनॉमिक टाइम्स के
फ्रंट पेज पे देखते हैं, एक से एक बड़ी कंपनी आके कह रही है हम यहाँ पे अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं। तो ये नेक्स्ट 3 से 5 साल मेरी यही गुजारिश होगी इन्वेस्टर को कि आप पार्टिसिपेट करिए। अगर आप ट्रेडर मानसिकता के हैं तो भी आप एक छोटा हिस्सा अपने पूरे वेल्थ का ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करिए, स्टॉप लॉसेस करिए, ऑप्शंस करिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सब करिए, लेकिन एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टिंग के लिए भी अलग निकाल के रखें। ETFs हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स हैं। स्वदेश में हम एक से एक अच्छे इन्वेस्टिंग टिप्स लाते ही हैं अपने सारे पैनलिस्ट के साथ। नेक्स्ट से 3 से 5 साल की जो वेल्थ क्रिएशन जर्नी है, उसका इन्वेस्टमेंट साइड भी पूरी भरपूर तरीके से आप उसका मजा लूटें और पार्टिसिपेट करें। टाइमिंग के मार्केट के चक्कर में बड़ी तस्वीर मिस मत कर दीजिए। ठीक है, मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये संदेश है NSE के देश के सबसे बड़े एक्सचेंज वॉल्यूम के लिहाज से भी और रसूख के लिहाज से भी हम ये कह सकते हैं। और वहां पर खड़े हैं अजय, आज इस जश्न को और ये दोगुना कर रहे हैं। और अजय, इसके बाद कोशिश करेंगे कि वहां से कुछ बाजार के बड़े दिग्गज नामों को वहां से जोड़ेंगे और उनका व्यू बाजार की इस ऊंचाई पर क्या है, कौन से स्टॉक, कौन से शेयर, मैक्रोज, माइक्रोज, सब कुछ एनालाइज करेंगे थोड़ी देर में। अजय आपके पास फिर से लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। लेकिन बाजार का जोश हाई है और बिल्कुल 19,000 के आसपास टिकने की पुरजोर कोशिश हो रही है। निफ्टी बैंक से भी अच्छा सपोर्ट है, 300 अंक ऊपर है इस वक्त निफ्टी बैंक। और ब्रॉडर मार्केट भी बुल्स के पक्ष में ही है। हम देख रहे हैं कि 1100 शेयर इस वक्त हरे निशान में, 1000 शेयर लाल निशान में इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। थोड़े से गिरने वाले शेयरों की संख्या जरूर थोड़ी सी बढ़ रही है, हल्की सी गिरावट है। CL टेक, कोटक बैंक, M&M, अपोलो हॉस्पिटल, विप्रो, ये तमाम शेयर हैं जो गिरने वाली श्रेणी में आपको जरूर दिखेंगे। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, बहुत ही मामूली ये गिरावट हमें दिख रही है। दिग्गज संभाल रहे हैं। रिलायंस 1.5% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। JSW स्टील 3.25% की तेजी यहां पर है। राजेश जी, जरा मेटल पैक पर जरा व्यू दीजिए। हम लगातार ये आप जैसे एक्सपर्ट से सुनते आए हैं कि मेटल पर कोई लंबी अवधि की रणनीति ना बनाए तो ही ठीक है, लेकिन थोड़ी सी JSW स्टील उस पैक की अगर हम बात करें तो वहां पर एक चमकता सितारा जरूर साबित हुआ है। आपकी क्या राय है, क्या ट्रेडिंग बेट्स ही बना के रखे मेटल्स को या फिर कहीं निवेश के मौके बन रहे हैं अभी? देखिए, निवेश के मौके बिल्कुल बन रहे हैं। अगर आप देखो तो जिस तरीके के एलोकेशन बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज वगैरह पे हुआ था, कंपनियों ने केपेक्स अनाउंस कर रखा है, रियल स्टेट में बूम दिख रहा है। तो ये जो एंसिलरी कंपनीज हैं इन सबसे जुड़ी हुई, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे सीमेंट हो, ये पार्टिसिपेट न करे ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरे सबसे बड़ी बात अगर आप देखो तो इस वक्त थोड़े दिनों पहले की बात है, चाइना ने कुछ अपनी रेट कट वगैरह की थी, जिस कारण से मेटल्स में थोड़ी तेजी दिखी गई थी। उन्होंने स्टिमुलस अनाउंस किया था हफ्ते 15 दिन पहले। रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो पहले बहुत ऊंचे हो गए थे, कोक के, आयरन ओर वगैरह के, वो थोड़े से दबाव में है। और सबसे बड़ी बात, कंपनियों ने पिछले 3-4 सालों में डेट बहुत जोरों से कम कर लिया है। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि इन कंपनियों की री रेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है और भी जो नतीजे अच्छे आते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे। हाँ, हमारी इस पूरे पैक में अगर हमने जो हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड कर रखा है, फर्स्ट नंबर पे ऑब्वियसली टाटा स्टील है, सेकंड पे जिंदल स्टील एंड पावर है, और किसी को अगर मीडियम साइज कंपनीज में जाना हो तो श्याम मेटालिक्स है। तो ये 3 ऐसी कंपनियां हैं जो हमने हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड कर रखी है। ठीक है, तो ये है राय मेटल स्टॉक्स पर। लेकिन मेटल के बाद जो दूसरा स्पेस अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुआ है वो है फार्मा। फार्मा इंडेक्स काफ़ी चल रहा है और उसमें जो डोमेस्टिक फार्मा प्लेयर्स हैं जिनका कि डोमेस्टिक एक्सपोजर है, वहाँ पर काफ़ी शानदार तेज़ी हमने हाल फिलहाल में देखी। इस वक्त भी देखिए निफ्टी फार्मा इंडेक्स अपने ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है। प्रशांत, फार्मा स्पेस से क्या पसंद आ रहा है आपको, अगर यहाँ पर इन स्तरों पर भी कहीं एंट्री लेनी हो तो? जी, फार्मा स्पेस में मुझे लग रहा है कि एक स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर चुका है ऑलरेडी वो है औरो। बट इस लेवल पे जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है लुपिन, करीबन ऑलमोस्ट 885-90 के बीच में। तो यहाँ पे 870 के स्टॉप से हम खरीद सकते हैं कैश में, और मुझे लग रहा है यहाँ से ये कंफर्टेबली 930-935 तक जा सकता है। लेकिन अब इस तेजी के बीच में कौन से ट्रेड्स, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स भी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स लंबा नजरिया तो बना हुआ है, इंटैक्ट है इन्वेस्टमेंट का और लॉन्ग्स का, लेकिन अभी
इमीडिएटली, क्योंकि अब हम जुलाई सीरीज में जब एंटर हो रहे होंगे तो कौन से स्पेसेस हैं जिनमें मूव होनी चाहिए और जिनमें कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हों? बैंक्स में इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स भी कमजोर बाजार में भी तेज थे और उनके पीछे एक न्यूज़ भी थी। आज भी इंडसइंड बैंक आप देखें तो पहले 5 काउंटर्स में ऊपर आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, 1.5% की तेजी है। क्या इंडसइंड बैंक पे या फिर कोई और बैंक, SBI जैसे बैंक पसंद आएंगे आपको सुदीप लॉन्ग्स के लिए? प्रियंका जी, मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से इंडसइंड बैंक में एक मूव आया है, जैसे मैंने शुरुआत में हमने जो डिस्कशन किया उसमें मैंने एक्सिस बैंक पे कॉल दिए, और इक्वली गुड इंडसइंड बैंक का भी परफॉर्मेंस है पिछले 4-5 दिन से। अगर हम देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम भी बना रहा है, और स्टॉक ने 1260 1280 वाला जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है उसको रिटेस्ट करके एक फिर से ये रैली रिज्यूम किया है। तो लास्ट 4-5 महीने का अगर हम ट्रेंड देखें, 3-4 महीने का, तो स्टॉक 1020 से लेके स्टॉक अप ट्रेंड में रहा है 1340 तक। फिर ये करेक्शन आया था, हल्का प्रॉफिट बुकिंग आया था, और वापस से हमने स्टॉक को एक अच्छे ट्रेंड में आते हुए देखा। तो मुझे लग रहा है ये अगले सीरीज के आउट परफॉर्मर्स में अगर हमें बैंकिंग में से, प्राइवेट सेक्टर में से 2 स्टॉक्स को चुनने हैं तो एक एक्सिस होगा और एक दूसरा इंडसइंड बैंक होगा। और मौजूदा लेवल से भी ये डेली, वीकली और मंथली चार्ट्स तीनों 3 पे स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, और यहां से भी बाई किया जा सकता है 1310 के स्टॉप लॉस के साथ 1385 और 1395 के टारगेट्स के लिए। सुदीप, आपने क्या ये इंडसइंड बैंक के टारगेट बताए क्या? हाँ, इंडसइंड बैंक के टारगेट्स ठीक बताए। है, इंडसइंड बैंक में आप खरीदारी कर सकते हैं। 1340 रुपए पर ये शेयर ट्रेड करा है। 2% की बहुत ही शानदार तेजी इसमें हम देख रहे हैं। लेकिन होटल वाले शेयरों में देखने की अच्छी रौनक आ रही है। आज इंडियन होटल्स का शेयर देखिए, यहाँ पर आपको अच्छी तेजी दिखेगी। 3% के आसपास ये शेयर ऊपर है। 400 रुपये का जो स्तर है उसके आसपास जाके एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश भी हो रही है इंडियन होटल्स के शेयर में। लेकिन प्रियंका, कल हम वर्ल्ड कप की बातचीत कर रहे थे और उसके बाद खबर आई, हमारी सहयोगी असिस्टेंट कंसर्न है टाइम्स ऑफ इंडिया, 50-50 हजार रुपए होटल्स के किराए हो गए एक दिन के अहमदाबाद में अक्टूबर और अभी के। अक्टूबर में होना है तो अभी से बुकिंग प्री बुक हो गए सारे। तो जो क्रिकेट के दीवाने हैं उनकी अलग मेंटेलिटी होती है, उनको बस पता चलना चाहिए कि डेट कौन सी है। हाँ। और सबसे खास बात कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कहाँ हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान मैच है, ये क्योंकि बड़ी ऐसे तो बात आपको है। दिखेगा नहीं है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। बायलैटरल सीरीज होती नहीं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, सालों हो गए तो याद भी नहीं कि होती कितने नहीं, साल हाँ, हो गए। करेक्ट, तो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस जब भी होते हैं ना तो फैनफेयर इतनी तगड़ी है दोनों टीमों के लिए। ये सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं, पाकिस्तानियों के लिए भी है। और पूरी दुनिया से फैंस आएंगे। तो जो वहाँ के ट्रैवल एजेंट्स हैं जो उनसे बातचीत हो रही है, वो ये बता रहे हैं कि अभी से बुकिंग शुरू हो गई है, स्पॉन्सर्स की, फैंस की, तमाम लोग। 50,000 मतलब यकीन नहीं होता है। एक जो 10,000 रुपए का कमरा था, आप कह रहे हैं 6,000 8,000 जिसका एवरेज जो रेंट था, जा रहे हैं उनके 8-10 टाइम्स। करेक्ट, 6,000 8,000 के एवरेज रेंट वाले जो कमरे हैं ना 50,000 हो गए हैं वो। और अभी यहाँ से वर्ल्ड कप कल अनाउंस हुआ, 99 दिन अभी भी आज से अगर जोड़ें तो। हाँ, करेक्ट, वर्ल्ड कप 99 दिन है। अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करें तो उसमें 10 दिन और जोड़ दीजिए, क्योंकि वो 15 अक्टूबर को है। राइट, तो ठीक ये है, दीवानगी है। ये दीवानगी है। ऐसी ही दीवानगी आज बाजार में दिख रही है। और तो इंडियन होटल्स तो खैर वहां पर जरा पता करना पड़ेगा कितनी प्रेजेंस है अहमदाबाद में। अच्छा, आप होटल्स की बात करना चाह रहे थे, इसीलिए लाए। राजेश जी, होटल शेयर चले हैं और हमने देखा कि जब से अनलॉक हुआ उसके बाद से तो ये बहुत ये चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 4 गुने 5 गुने तक ये शेयर हो गए हैं। अब आपको लगता है कि वैल्यूएशंस अभी भी ठीक है होटल स्टॉक्स की, अभी भी बाइंग के मौके हैं इनमें, या फिर थोड़ा डिफरेंट व्यू होगा आपका? देखिए, कोविड के बाद जो ओपनिंग हुई उसमें रिवेंज ट्रैवल के कारण से अगर आप देखो तो आप कहीं भी चले जाओ, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ है कि आपको कभी कभी इरिटेशन होने लगती है। और किसी भी होटल्स में, जैसे अभी आप बता रहे थे कि 50-50 हजार रुपए तक रूम रेंट हो गए हैं, वो तो खैर क्रिकेट की बात हुई। अगर नॉर्मली भी देखो तो डिस्काउंट की तो बात छोड़ो, प्रीमियम पे टैरिफ चल रही है। एवरेज रूम रेंट सबके बढ़े हुए हैं। इन्वेंट्री इन दिनों कुछ बढ़ी नहीं है खास। तो मुझे लगता है कि अभी भी इनमें बहुत दमखम बाकी है। और ये जो बढ़त की अपने बात कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोविड के समय सारे ही स्टॉक बहुत जोरों से टूट गए थे, और वहां से देखते हैं तो लगता है कि बहुत बढ़ गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी आने वाले दिनों में जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, जिस तरह की ऑक्यूपेंसी बढ़ी हुई है, यहाँ से और भी अपसाइड हो सकती है। हमारी पसंद की बात की जाए तो पहला इंडियन होटल ही रहेगा, और दूसरा मैं कहूंगा कि आईटीसी में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी आईटीसी होटल्स के कारण से एक बड़ा हिस्सा उनके अभी रेवेन्यू का कह लीजिए होटल साइज से ही आ रहा है।
बिल्कुल, तो आईटीसी इंडियन होटल्स पर आप नज़र रखिए। ये टूर्स एंड ट्रैवल से ही रिलेटेड एक स्टॉक इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं लगातार तेज़ी बनी हुई है। स्टॉक अब 1 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है उसे भी क्रॉस करने की तैयारी में है, तो शानदार तेज़ी यहाँ पर, और हम तो रिकॉर्ड लेवल्स भी देख चुके हैं। यहाँ पर व्यू बताइए प्रशांत जी, क्या व्यू लग रहा है आपका? इंटरग्लोब एविएशन काफ़ी ज़्यादा चल चुका है इस बीच, लेकिन क्या अभी भी किसी को एंट्री करनी है तो सही लेवल्स हैं, खरीदारी के मौके हैं स्टॉक में? जी, थोड़ा स्ट्रेस्ड है। मुझे लग रहा है अब वेट करना चाहिए। जो ब्रेकआउट हुआ है 2500 के ऊपर, उसके रीटेस्ट के लिए अगर 2520 के आसपास, 2530 के आसपास किसी भी वजह से ये आता है, तो मुझे लग रहा है ये डिसेंट होगा, बट इस लेवल पे मैं एंटर नहीं करूंगा। आई प्रेफर टू लीव इट। इसको छोड़ देना चाहिए इस लेवल पे। अगर आपके पास हो तो 2575 से आप ट्रेल कर सकते हो। ये तो रही इंडिगो पे बात। इसी तरह से कुछ और ट्रेड्स भी लेते हैं। अडानी स्टॉक्स में जिस तरह की मूव है, अडानी स्टॉक्स पे क्या व्यू बन रहा है सुदीप? यहाँ से और कितनी तेजी बनती है? आप लेंगे इसे? अडानी स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने जो मई फर्स्ट वीक में एक मूव दिया था 1900 2000 से 2700 2750 तक का, उसके बाद हमने देखा है कि स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड रहा है। 2100 2200 के बीच में स्टॉक ने सपोर्ट लिया, और आज हम ये जो न्यूज आई है, जो पॉजिटिव न्यूज है, तो उसके चलते हम ये तेजी तो देख रहे हैं। पर मुझे लग रहा है कि एक बार स्टॉक को 2450 2460 के ऊपर अब सस्टेन होना पड़ेगा, क्योंकि अब जो एक ट्रिगर था ये आ चुका है। ये नीचे से जो रिबाउंड के लिए जो एक ट्रिगर था वो आ चुका है, बट अब यहाँ से अगर फर्दर अपमूव के लिए अगर हमें कंटिन्यूएशन के लिए देखना है, तो मुझे लग रहा है जो रेजिस्टेंस है 2460 2465 का, स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। यदि अगर ये सस्टेन नहीं होता है तो एक बार फिर से ये फिजल आउट होके 2300 2280 के सपोर्ट जोन को रिटेस्ट करने नीचे जा सकता है। अडानी एंटरप्राइजेस पर ये व्यू, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ऑटो शेयरों में कल तो अच्छी तेजी थी, आज उतने मूव्स हमें देखने को मिल नहीं रहे हैं। इनफैक्ट आज निफ्टी का जो टॉप लूजर्स में से हीरो मोटो का शेयर शामिल है। एमएनए में भी थोड़ी सी प्रेशर हम देख रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे राजेश जी कि बजाज ऑटो ने कल अपनी 2 बाइक्स लॉन्च की, ट्रायम्फ के साथ करार वाली, 3 लाख रुपए के आसपास की प्राइस बताई जा रही है। पहले तो अभी तो ये बाइक्स आपको कैसी लगी, और क्या आपको लगता है कि जो डोमिनेंस है 350 सीसी प्लस वाली कैटेगरी में रॉयल एनफील्ड की, जिसमें उनके तमाम मोटरसाइकिल्स हैं, जिनका पूरा रुतबा है न सिर्फ गाँव में बल्कि छोटे कस्बों में, बड़े शहरों में चौतरफा है, वो उसको कोई ब्रेक करने की कोशिश कर पाएगी बजाज? ऐसे पहले भी करार हुए हैं, बजाज के ही केटीएम के साथ करार थे, बाकी कंपनीज के भी करार हैं, लेकिन क्या वो डोमिनेंस को चैलेंज कर पाएगी बजाज? देखिए, 2 जुदा मसले हैं। एक, बजाज ऑटो की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो मैं कहूंगा बहुत शानदार है, न केवल भारतीय बाजार में बल्कि जो इनके एक्सपोर्ट मार्केट है वो भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। ईवी में भी इन्होंने अपने पैर पसारने की कोशिश करी है, नए लॉन्चेस किए हैं, नए करार किए हैं, यहाँ से अच्छी अपसाइड हो सकती है। बट अब दूसरी ओर अगर कोई ये कहे कि आरई रॉयल एनफील्ड को ये कोई भी कंपनी, फिर वो बजाज ऑटो हो या कोई दूसरी कंपनी हो, थोड़ी दिक्कत दे सकती है, बट उसकी जो प्रभुत्ता है उसको इस वक्त तोड़ती हुई मुझे तो नजर नहीं आती, क्योंकि जो बुलेट के, रॉयल एनफील्ड के चाहने वाले हैं उनको हिलाना थोड़ी दिक्कत की बात है। वो अपनी पसंद वहीं बनाए रखते हैं, और मुझे लगता है कि वहां हो सकता है कि थोड़ा वॉल्यूम इधर से उधर हो जाए, बट उनकी लीडरशिप उस कैटेगरी में बिल्कुल बनी रहने वाली। प्रशांत, वेरी क्विकली एक बार ये जो ऑटो एंसिलरी स्पेस में इतनी मूव है, जय भारत, क्या आप मैप तो नहीं कर सकते, लेकिन एंट्री पॉइंट अगर ढूंढना हो, जय भारत, मारुति, जेबीएम ऑटो, इनमें अब एंट्री पॉइंट क्या ढूंढे? मेरे से जी नहीं, मैं टेक्निकल राय जानना चाह रही थी राजेश जी, इस पे प्रशांत से पूछना चाह रही थी। जी, प्रियंका, किस स्टॉक के बारे में? सॉरी। एंसिलरी की जय भारत मारुति की बात हो, जेबीएम ऑटो की बात हो, इनमें जिस तरह की मूव पिछले 2-3 दिन से और पिछले 6-8 महीनों से जो पूरे ऑटो एंसिलरी या पूरे स्पेस में बनी हुई है, अब एंट्री पॉइंट्स अगर किसी को जेबीएम ऑटो जैसे स्टॉक्स में ढूंढने हो तो कहाँ ढूंढे, या फिर थोड़ा रुके डिप का इंतजार करें? जी, डेफिनेटली वेट करना होगा। ये क्लियर कट यू मिस द बस। इसमें अभी बीच में जाने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए, और जिनके पास है वो बिल्कुल दूर स्टॉप लॉस तक के ट्रेल करें, तो कम से कम 5-6% अवे फ्रॉम द करंट प्राइस। इतनी अच्छी मूव, और एक मल्टी बैगर कैटेगरी में स्टॉक जा चुका है,
तो इसमें फ्रेश एंट्री तो नहीं है, बट जिनके पास है वो डेफिनेटली बने रहे। ठीक है, जेबीएम ऑटो 10% ऊपर ये शेयर 1200 रुपए पर अब ये ट्रेड कर रहा है। रिकॉर्ड ऊंचाई जेबीएम ऑटो के लिए, और इसमें हमने लगातार तेजी देखी है। और तेजी खास इसलिए भी है क्योंकि जो नतीजे आए थे पिछली तिमाही की वो कुछ ज्यादा उत्साहजनक नहीं आए थे। बावजूद इसमें जो निवेशकों का जो इंटरेस्ट है, जो दिलचस्पी है, वो बनी हुई है। और ये शेयर 1200 रुपए के स्तर के आसपास जाकर अब ये ट्रेड कर रहा है जेबीएम ऑटो का। लेकिन चलिए, अब आपको ऑप्शंस में कहां पर मौके मिल रहे हैं, ऑप्शंस में क्या ट्रेड करना है। अब करीब करीब 25 मिनट के आसपास का सत्र बचा है। ये एक्सपायरी फिनिश होने में जून सीरीज की, उसके पहले एक बेहतरीन ट्रेड लेकर आएंगे, जोड़ेंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। हमारे साथ जुड़ गए हैं अक्षय भागवत, जाने माने डेरिवेटिव एक्सपर्ट। अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो संदेश पर। बताइए, कौन से ऑप्शंस पर आपकी नजर है, कहां पर आपको लग रहा है कि एक्शन होने वाला है? नमस्कार। हमारा ध्यान आईटी सेक्टर में है। हमें लगता है कि आईटी सेक्टर जुलाई सीरीज के लिए एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ थोड़ा पुल बैक करेगा फ्रॉम द करंट लेवल्स। तो इसमें स्पेसिफिकली हमारा ध्यान टीसीएस पे है। तो टीसीएस करीबन 3212 पे ट्रेड हो रहा है। एक सपोर्ट बेस बनते हुए दिख रहा है टीसीएस में, जो है 3180 का। और जल्दी ही एक हफ्ते के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3280 से 3300 तक इसके ऊपर में स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो हम रेकमेंड करेंगे ऑप्शंस के जरिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, जहां पे आप टीसीएस का आप 3220 का कॉल, जो करीबन अभी ट्रेड हो रहा है जुलाई सीरीज के लिए, आपको बाय करना है। इसका करंट रेट है करीबन 65 रुपीज। तो करंट रेट पे आप बाय कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस बनेगा 47 रुपीज का, और टारगेट 82 से 91 तक आप रख सकते हैं इसमें। ठीक है, टीसीएस के शेयर में हम तेजी देख भी रहे हैं और आईटी स्टॉक्स थोड़ा सा मोमेंटम दिखा रहे हैं। और अक्षय बुलिश हैं टीसीएस के शेयर को लेकर। 3240 वाली कॉल खरीदनी है, 3210 पर ये ट्रेड कर रहा है, और 61 से 63 रुपए के बीच में लेना है। अधिकतम जो नुकसान होगा 2275 का, अधिकतम जो मुनाफा होगा वो होगा 7000 रुपए का। अक्षय, ये भी बताइए कि ये आपकी जो कॉल है ये वैलिड कब तक है? क्या आप ये नेक्स्ट मंथ की आप कॉल सजेस्ट कर रहे हैं? यस, ये जुलाई सीरीज के लिए रहेगी कॉल, और इसका होल्डिंग टाइम फ्रेम 1 वीक रहेगी। एक हफ्ते तक आपको होल्ड करना है टीसीएस की जुलाई सीरीज की 3240 वाली कॉल। ये आप ध्यान रखिएगा, इस सीरीज की नहीं, ये तो खत्म मामला, अब सिर्फ 20-25 मिनट के आसपास का रह गया है। जुलाई सीरीज में आपको पोजीशन लेनी है 3240 की कॉल में, और 61 से 63 रुपए के बीच भाव चल रहा है। और इसमें आपका जो अधिकतम नुकसान होगा 2275 रुपए का, अधिकतम जो मुनाफा होगा वो होगा 7000 रुपए का। तो एक बेहतरीन रणनीति अक्षय की तरफ से। अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका ये बेहतरीन रणनीति हमारे दर्शकों को बताने के लिए। बाजार में हम देख रहे हैं कि अब 20-25 मिनट के आसपास का ट्रेड बचा है, और एक शेयर जो ऊपर तो था लेकिन उसने अपनी तेजी को और बढ़ाया है, वो है अडानी एंटरप्राइजेज के साथ साथ अडानी पोर्ट का शेयर। करीब करीब 5% ये शेयर ऊपर आ गया है। और जो इस साल की शुरुआत में जो झटका लगा था फरवरी के महीने में, उसके बाद से अब ये ऊपरी स्तर पर ये आकर ट्रेड कर रहा है। 750 रुपए के ऊपर के भाव इसमें आपको दिखेंगे, 754 रुपए। अडानी पोर्ट्स, जिसके बारे में यही कहा जाता था कि फंडामेंटली काफी मजबूत कंपनी है, इसके बिजनेस को लेकर कोई सवाल नहीं है, और ये स्ट्रेंथ हमने अडानी पोर्ट्स के शेयर में देखी भी है। राजेश जी, अडानी पोर्ट्स पर जरा व्यू दीजिए। निश्चित तौर पर बिजनेस को लेकर सवाल नहीं थे, तमाम हम अडानी स्टॉक्स की बातचीत करते थे, तो कुछ स्टॉक्स अडानी विल्मर, अडानी पोर्ट, इनके कारोबार को लेकर सवाल नहीं उठे। अब जबकि तेजी इसमें अच्छी खासी हो रही है, इसमें क्या एवरेजिंग का किसी को एकदम श्योर शॉट एक मौका खोजना चाहिए, या फिर किसी को अगर फ्रेश निवेश करना हो इसमें? तो देखिए, आपने सही कहा कि पूरे ग्रुप में कुछ एक कंपनियां ऐसी थी जिसके बिजनेस मॉडल पे कभी कोई सवाल उठा ही नहीं, जिसमें अडानी पोर्ट, अडानी विल्मर, अंबुजा सीमेंट, ऐसी कुछ कंपनियां थी जो अपने कह सकते थे कि बिजनेस मॉडल ठीक ठाक है या अच्छा है। अब जो दिक्कतें जनवरी फरवरी में आई, उस रिपोर्ट के बाद वहां हमने देखा सारे पूरे ग्रुप के स्टॉक को टूटते हुए। इस वक्त भी अगर ये कहा जाए कि पूरी तरीके से दिक्कतें दूर हो गई है, मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा।
दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं। लेकिन अगर मैं उस रिपोर्ट को अलग रख दूं और किसी की रिस्क एपेटाइट हो और वो थोड़ा रिस्क लेने की कैपेसिटी रखता हो, तो मुझे लगता है कि अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट ये दो ऐसे स्टॉक इस ग्रुप में इस वक्त है जहां पे पोजीशन बनाई जा सकती है। मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि ये वो ऐसे ही निवेशक इसमें निवेश करें जिनकी रिस्क एपेटाइट अच्छी हो। राजेश जी का ये व्यू, लेकिन बाजार लगातार चौके छक्के लगा रहा है और जून सीरीज की जो एक्सपायरी है वो बेहद जानदार होने जा रही है, क्योंकि इस सीरीज में करीब करीब 3.5% के आसपास हमने निफ्टी में तेजी देखी है। और अच्छी चीज ये रही कि 50 में से 39 शेयरों में बढ़त दिखाई दी है। लेकिन 19,000 के बाद अब 20,000 पर नजर होगी। कितना संभव है 19,000 के लेवल पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या सतर्क होने का समय है या फिर बुल्स दौड़ते रहेंगे? इसको लेकर इटिनो स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया के क्या राय है और आपको किस तरह से वो गाइड करेंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हम चलेंगे अपनी सहयोगी प्रियंका के पास। प्रियंका, ओवर टू यू। शुक्रिया अभिषेक। देखिए निकुंज मेरे साथ, और हम ये कोशिश कर रहे हैं समझने की कि जब पहले ऑल टाइम हाई आया था और अब जो ऑल टाइम हाई है तो वैल्यूएशन किस तरह से बदली है और अब आगे निफ्टी की चाल कैसे रह सकती है? तो प्रियंका देखिए, स्टॉक मार्केट क्या है? अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ अर्निंग्स। अर्निंग्स ऊपर और नीचे क्यों जाती हैं? बिकॉज इकोनॉमी अगर ऊपर और नीचे जाती हैं तो इकोनॉमी का रुख, अर्निंग्स और स्टॉक मार्केट। कई बार स्टॉक मार्केट पहले बढ़ जाता है और इकोनॉमी बाद में बढ़ती है, तो मार्केट करेक्ट हो जाता है। या इकोनॉमी को जो आप उम्मीद करते हैं कि वो जो ग्रोथ आए, अर्निंग्स की जो ग्रोथ है कम आती है, तो मार्केट गिर जाता है। कई बार इकोनॉमी और अर्निंग्स पहले बढ़ती है, मार्केट सस्ता रहता है और आप देखते हैं मार्केट के अंदर बाद में उछाल आता है। तो मार्केट और कुछ नहीं है मगर मार्केट मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर केवल एक इकोनॉमी की छाप है। मगर मार्केट में आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो एक आप ग्राहक होते हैं और आप एक चीज़ सस्ती लेना चाहते हैं। तो सस्ती चीज़ और अच्छी चीज़ और वैल्यूएशन जिसे हम कहते हैं वो मैटर करते हैं। बिल्कुल। तो भारत अच्छा है मगर क्या भारत सस्ता है? तो हमने क्या करा है, हमने जी आंकड़े देखे हैं और जो आंकड़े हैं 3 भागों में हमने डिवाइड करे हैं। पॉइंट नंबर 1, अभी सेंसेक्स का 12 महीने का पी क्या है? पी मल्टीपल क्या है? सेंसेक्स निफ्टी के अंदर जो कंपनियां हैं उनकी अर्निंग्स ग्रोथ वेटेज से निकाल करके पी मल्टीपल निकलता है 18.5 के आसपास। जब मार्केट पीक हुआ है या जो मार्केट पीक होता है वह 22 से 23 के आसपास होता है। तो अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखें तो अभी 20% ज़्यादा आप जा सकते हैं जब मार्केट टेक्निकली तौर पे पीक हो सकता है। फिर आप देखिए 5 ईयर एवरेज कि 5 ईयर एवरेज में मार्केट क्या रहा है। तो हो सकता है मार्केट पीक तक नहीं जाए, पहले भी पीक हो जाए। हो सकता है मार्केट और ऊपर चला जाए, मगर मार्केट क्या भी 5 ईयर एवरेज से सस्ता है? जी हाँ है। और 5 ईयर एवरेज में कोविड ड्रॉप है और एक कोविड हाई है, तो कुल मिलाकर ये 5 ईयर का जो एवरेज है 19.5 है और आप अभी 18.5 पर हैं। तो 5 ईयर एवरेज जो एक बेसिक थंब रूल हम यूज़ करते हैं उस हिसाब से मार्केट अभी महंगा नहीं है। मगर मार्केट अब अर्निंग्स के रुख से चलेगा, विच इज़ पिछले 5 साल की निफ्टी की कंपाउंडिंग 12% रही है। मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल के अंदर वो 13 से 14% हो सकती है। बिकॉज मार्केट सस्ता नहीं है मगर महंगा भी नहीं है। मगर मार्केट का जो फ्यूल होगा, जो मार्केट का जो बुलवॉक होगा जिससे मार्केट ऊपर चलेगा वो अब अर्निंग्स रहेगा। अर्निंग्स की उम्मीद है 12 से 15%, इंडिविजुअल स्टॉक्स में 15 से 18, मिड कैप के अंदर 12 से 16 डिपेंडिंग ऑन द कंपनी न्यू ट्रैक। तो ये तो बड़ी प्लेन मैलाना कैलकुलेशन है। इनफैक्ट निकुंज हम तब भी बात करते हैं कि सेंसेक्स 1 लाख का होता है, अगर 12-15% का अगर आपको अर्निंग्स मिलती है तो आप आराम से 4-5 साल में यहाँ से सेंसेक्स की 1 लाख की जर्नी कवर कर सकते हैं। और निफ्टी पर क्या जर्नी हो सकती है? क्या हम 22,000-25,000 तक हो सकते हैं? तो जोड़िए 12% का प्रीवियस कंपाउंडिंग रहा है। पिछले 12-5 साल के अंदर कोविड था, एक्सटर्नल फैक्टर्स इतने फेवरेबल नहीं थे। अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स फेवरेबल हैं। अगर इलेक्शन जो अगले साल है अगर वो फेवरेबल रहा जो मार्केट चाहता है और इन सबको आप जोड़ें तो 12 से 14% की कंपाउंडिंग हो सकती है। 19,000 पे 14%, फिर उस पर 14%, फिर आप उसमें 14% डालिए, तो गणित बड़ी सिंपल है। हाँ करेक्ट, सिंपल कैलकुलेशन। लेकिन स्टॉक्स कौन से होंगे जो जिस पर खास नजर होनी चाहिए? कुछ इनफैक्ट स्टॉक्स हम लेकर भी आए हैं कि कहाँ से मिड कैप में, स्मॉल कैप में, निफ्टी में जो शेयर 1 दिसंबर से यानी जो ऑल टाइम हाई जो 1 दिसंबर को जो बना और उसके बाद अब जो बना, ये 1000 पॉइंट की रैली, हालांकि हमने समय बहुत लिया, 21 महीने ले लिए, लेकिन इनमें स्टॉक्स थे L&T, टाइटन, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स थे। लार्ज कैप्स की कौन सी पॉकेट्स हो सकती है निकुंज यहाँ से भी जिनमें तेजी बनी रह सकती है? देखिए सबसे पहले हम प्रॉफिट पूल समझते हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रॉफिट पूल क्या है? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रॉफिट पूल है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स ठीक लग रहे हैं, एनपीएस कम है, ट्रेड ग्रोथ ठीक है,
नई साइकिल चालू हो चुकी है, रिटेल हो, कॉर्पोरेट हो, सरकार की बैलेंस शीट हो, तीनों बैलेंस शीट सिस्टम में अच्छी हैं। तो वो बड़ा मटका है जो पूल ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, वो 12 से 15 से 20% कंपाउंड करता रहेगा। मार्केट्स में डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड द बैंक यू बाय वो कंपाउंडिंग हो सकती है। दूसरा प्रॉफिट पूल है आईटी, वहाँ पर मुझे धीमापन लग रहा है। वहाँ पे धीमापन हो सकता है थोड़े समय तक रहे अभी, और 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर का धीमापन रहेगा। तीसरा प्रॉफिट पूल आपका आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर बड़ा ही स्पेसिफिक है इस समय। HUL की ग्रोथ रेट अलग है, सोला की ग्रोथ रेट अलग है, मगर वहाँ पर डिपेंड कर रहा है कि आप किस टाइम होराइजन, किस रिस्क और कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो अगर आप अर्बन कंजम्पशन में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर नई कंपनीज है, अगर आप रूरल कंजम्पशन में जाना चाहते हैं डिफरेंट कंपनीज है, अगर आप टेक कंजम्पशन में जाना चाहते हैं जोमेटो जैसी कंपनीज हैं, तो एक वही कंपनी स्पेसिफिक भी हो सकता है। चौथा पूल जो आपका बड़ा पूल है वो मेरे हिसाब से एनर्जी है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। एनर्जी के अंदर अनफॉर्चुनेटली डिवाइडेड व्यू है, बिकॉज रिलायंस एक साइड है, ONGC, HPCL, BPCL, इसके अंदर सरकार की जो रणनीति है कई बार चेंज हो जाती है। मगर एनर्जी ट्रांजिशन एक बड़ा थीम रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग बड़ा थीम रहेगा, EMS मैन्युफैक्चरिंग बड़ा थीम रहेगा, फाइनेंशियल बड़ा थीम रहेगा, और सिलेक्ट कंज्यूमर कंपनीज बड़े थीम रहेंगे। ये 5 थीम्स हैं मेरे हिसाब से। ये 5 बड़े थीम्स की जो आपने बात कही निकुंज, जिस वक्त हम इंडेक्स और लार्ज कैप्स की ज्यादा बात कर रहे हैं, पर इन्हीं थीम्स में से यानी आप लार्ज कैप्स, मिड कैप और स्मॉल कैप चूज करें, लेकिन आउट परफॉर्मेंस ज्यादा किस में आ सकती है? क्या ये अभी कहना आसान है? हम देखिए, हमें ये नहीं पता है कि आने वाले समय के अंदर किस प्रकार से टर्न्स है, किस प्रकार से चेंजेस आएंगे। आज न्यूज़ रूम में हम सब समोसे खा रहे थे, तो आज से 10 साल पहले इनकमिंग या 15 साल पहले इनकमिंग कॉल की प्राइसेस 8 रुपीज़ थी और समोसे के प्राइसेस 8 रुपीज़ थे, 8 रुपया था। आज समोसे का प्राइस 50 रुपये हो गया, अच्छा समोसा, बड़ा समोसा आप देखेंगे तो, और इनकमिंग कॉल की प्राइस 0 हो चुकी है। तो किसी को नहीं पता था कि जियो मोमेंट आ जाएगा। तो कुछ चीज़ें मार्केट में आप तय नहीं कर सकते, मगर आप डायरेक्शनली ये बोल सकते हैं कि मार्केट का और इकोनॉमी का रुख अच्छा है। तो देखिए, हर स्मॉल कैप लार्ज कैप नहीं बनेगा और हर लार्ज कैप के अंदर बढ़िया रिटर्न नहीं आएगा। कुछ स्मॉल कैप्स हैं जो हर दशक में बड़े बनते हैं। पिछले दशक के अंदर डीमार्ट बड़ा बना, बजाज फाइनेंस बड़ा बना, इंडिगो बड़ा बना, तो इस दशक के भी बड़े दिग्गज शेयर आएंगे और इन चारों थीम में से ही मुझे लगता है मिलेंगे। मगर कोई ये बोल सकता है कि आज हम पूर्ण रूप से बता सकते हैं कि ये 5 शेयर आप ले लीजिए और आप तीर्थ यात्रा पे चले जाइए और आपका कल्याण हो जाएगा, ये बोलना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। लेकिन निकुंज, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जो स्ट्रक्चरल स्टोरी इंडिया की चेंज हुई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, FIs की ज़रूरत नहीं भी हो, उनका कुछ हमें ना भी मिले तो भी DIs का और रिटेल मनी की जो रिटेल पार्टिसिपेशन जो बड़ी है, जो इतना बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज आया, हम क्या ये कह सकते हैं कि अगर FIs का पार्टिसिपेशन कम रहता है, लो रहता है या अच्छा रहता है, तो भी हमारी ये ग्रोथ बनी रहेगी? देखिए प्रियंका जी, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ट्रेंड यही है कि इस पूरे बुल रन के अंदर एक एवरेज भारतीय ने पार्टिसिपेट करा है। मेरे हिसाब से एक हर्ष, गर्व और उत्साह की बात है। डेटा देखते हैं कोविड से अगर आप डेटा देखेंगे तो भाई विदेशी संस्थागत निवेशकों ने करीब 2,80,000 करोड़ की खरीदारी, बिकवाली करी है, और भारतीय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 4 लाख करोड़ की खरीदारी करी है। तो इस पूरे बुल मार्केट के अंदर कोविड लॉस से पैसा किसने बनाया? रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर किस रूट से आते हैं? सिप रूट से, या डीमैट अकाउंट खोलते हैं। तो सिप रूट में आप देखिए, डायरेक्टर साहब थोड़ा डेटा दिखा दीजिए। डायरेक्टर साहब भी थोड़ा उत्साह के मूड में है, तो आप ये देखिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में थोड़ा और पीछे हो जाता हूँ जिससे डेटा कैप्चर हो जाए। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 4 लाख की खरीदारी करी, उन्होंने 3 लाख की बिकवाली करी। SIP का ट्रेंड देखिए, डीमैट का ट्रेंड देखिए। तो मेरे हिसाब से जो हमारा 18 स्वदेश का थीम है, बढ़ो बदलो देश के साथ, यही थीम है। देश बदल रहा है, बढ़िए बदलिए, पार्टिसिपेट करिए, बिलीव करिए। बिकॉज यह जो 19,000 का आंकड़ा देख रहे हैं, ये हाइंडसाइट के अंदर हमें एक पड़ाव लगेगा, हमें एक पूर्ण विराम नहीं लगेगा। आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी मस्ट रियलाइज। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़े हाई रिपोर्ट करें, बड़े लोज रिपोर्ट करें, मगर एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट के अंदर जब सेंसेक्स 10,000 हुआ था, उत्साह आया था, हम BSE गए थे केक काटने के लिए। जब निफ्टी 5,000 हुआ था, हमने और एक बड़े केक काटा था NSE के बाहर जा करके। तो मुझे लगता है कि ये एक लैंडमार्क डे है एक्साइटेड होने के लिए, मगर ये एंड ऑफ द बुल मार्केट नहीं है। और राइट, ये तो बहुत बड़ी सी अभी चाल बाकी है और पार्टी तो अभी शुरू हुई है, जिस तरह से लोग कह भी रहे हैं। शुक्रिया निकुंज ये सारे एनालिसिस के लिए और इतने अच्छे से वैल्यूएशन समझाने के लिए। ओवर टू यू अभिषेक, बैक टू स्टूडियो। शुक्रिया प्रियंका। तो पार्टी अभी शुरू हुई है ये कह सकते हैं, क्योंकि 19,000 का किला आज फतह किया निफ्टी पर और 64,000 आज सेंसेक्स का जो शिखर था वो हासिल हुआ है। तो बाजार में बाहर है, 19,000 के निफ्टी पार है, ये आज का मंत्र है बाजार के लिए। और हमने देखा है कि बाजार में ये जो सीरीज रही है,
ये शानदार इसलिए भी रही क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो नई ऊंचाई पर पहुंचे हैं, जो मल्टी मंथ हाई पर पहुंचे हैं, जहां पर सुस्ती थी वहां पर रिकवरी के संकेत मिलने गए हैं। एफएमसीजी रिकॉर्ड ऊंचाई पर, निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर, मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, अगर हम फार्मा की बात करें तो वो भी मल्टी मंथ हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। फार्मा 7 महीने की ऊंचाई पर है, मेटल इंडेक्स भी अब 4 महीने की ऊंचाई पर है। तो जो पेन पॉइंट वाले जो एरियाज थे वहां से भी बढ़िया रिकवरी हमें देखने को मिल रही है कि अगर फार्मा चल जाए, जहां पर हमने 1.5 साल के आसपास की अंडर परफॉर्मेंस देखी, वहां पर कुछ हो नहीं रहा था। मेटल में एक लैकलस्टर परफॉर्मेंस था, चाइना की रिकवरी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। तो ये सारी चीजें भी दूर हो रही हैं और वो सारे के सारे स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट हो भी रहे हैं। हमारे 3 एक्सपर्ट प्रशांत सावंत, सुदीप और इसके अलावा राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं और बाजार का मूड उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, किसी थकावट की कोई संकेत नहीं है। 10-15 पॉइंट को आप भूल जाइए क्योंकि आज एक अलग माहौल है बाजार में। निफ्टी बैंक आज डबल सेंचुरी लगाकर 44,500 के ऊपर भी निकला था। थोड़ी सी उसमें हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, लेकिन इंडिगो अब 4% ऊपर ये शेयर, लगातार इसमें हमने रौनक देखी है। पॉलीकैब जो कि 1-1.5 महीने की कंसोलिडेशन में था, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि 4% के आसपास की तेजी है। राजेश जी, अगर आपसे मैं पूछूं, हालांकि आप फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं, लेकिन आपके व्यूज जो होते हैं ना टेक्निकल से बड़े मैच करते हैं, आप टेक्निकल से बड़े अच्छे से रीड करते हैं। अगर मैं जुलाई सीरीज के लिए पूछूं, अगर किसी को क्या कुछ खरीदना हो तो आपके रडार पर कौन से 2-3 शेयर हैं जो आप निवेशकों को या फिर ट्रेडर्स को रेकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, आपने सही कहा कि मैं चूंकि फंडामेंटल वाला हूं, इसलिए पर्टिकुलरली जुलाई सीरीज के लिए बोलना थोड़ी दिक्कत की बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि एक तो आईटी ने अंडर परफॉर्म किया है, वहां ध्यान देना चाहिए, उसमें हमारी पसंद इन्फोसिस रहेगी। लेकिन जहां तक अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक की बात की जाए जो अगली सीरीज के लिए ध्यान रखना चाहिए, तो मैं समझता हूँ रिलायंस का रहेगा। वहां पे पूरी तरीके से ध्यान रहना चाहिए। ये क्वार्टर खत्म होने वाला है, मुझे लगता है वहाँ नंबर्स अच्छे आएंगे, केपेक्स इंटेंसिफाई हो रहा है। जो O2C सेगमेंट में दिक्कतें थी वो रशियन क्रूड के वजह से, वहां मुझे लगता है कि अच्छा नंबर्स आ सकते हैं। जियो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। रिलायंस रिटेल की बात की जाए तो जहां दूसरे रिटेल चेन वाले हैं उनके 800-900 स्टोर हैं, और ये ऐसी कंपनी है जो हर क्वार्टर में 800 नए स्टोर जोड़ रही है। और जो ये फाइनेंशियल सर्विसेज में इनके फोरे हो रहे हैं ना डीमर्जर के बाद जियो वाला, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि इनके पास एक बड़ा डेटाबेस है जियो के और रिलायंस रिटेल की वजह से, जहां वो कैपिटलाइज कर सकते हैं। जुलाई सीरीज में अगर कहना हो तो मैं समझता हूँ कि 2600 के टारगेट मान के चलने चाहिए। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूंगा निवेशकों को कि इस स्टॉक को कम से कम 1.5 साल का समय दे और हर गिरावट में खरीदारी करें। ठीक है, रिलायंस को लेकर कन्विक्शन हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट का भी है, फंडामेंटल एक्सपर्ट्स का भी कन्विक्शन है इस शेयर पर। रिलायंस पर 2500 रुपए के ऊपर ये आ गया है। 2650 रुपए के टारगेट आपको प्रशांत ने दिए थे, लेकिन क्या पता ये शेयर उसके ऊपर जाए। सवाल तब पूछेंगे कि अब क्या करें जब ये 2829 वाली रेंज में चला जाएगा, जहां से हमने देखा है कि बार बार उस रेंज में जाकर प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होता है। लेकिन जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि होटल स्टॉक्स में रौनक है, और हम देख रहे हैं कि अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का फीवर आने से पहले ही होटल के जो प्राइसेस हैं वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचते दिख रहे हैं। वहां भी एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। आपको सुन के यकीन नहीं होगा कि 50,000 रुपए का भाव चला गया है होटल में अगर आप बुकिंग करने जाएं, और ये तब जबकि हाई वोल्टेज मुकाबला होने वाला है 15 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच। कल वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी किया आईसीसी ने, और वर्ल्ड कप का जो 3 जो अहम मैचेस हैं, एक तो ओपनिंग, दूसरा भारत पाकिस्तान और तीसरा फाइनल मैच, ये सब कुछ होने वाला है। तो होटल सेक्टर में किस तरह से बाहर आ गई है, इसका पूरा जायजा लेकर काफी कुछ डेटा को एनालाइज किया है, खंगाला है, और डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी विनी मोतीवाला हमारे साथ जुड़ गई हैं। विनी, बताइए, आपने स्टडी किया तो क्या कुछ निकला है, कितना इंटरेस्टिंग है ये? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले तो अभिषेक भूलिए मत कि ये 12 साल के बाद हम लोग देख रहे हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप वापस इंडिया में खेला जाएगा। तो ऑलरेडी होटल एविएशन स्पेस के जो बड़े होटल्स देखे, फ्लाइट टिकट्स देखे, दोनों में ऑलरेडी काफ़ी प्राइजेस इंक्रीज हो चुके हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन तीनों महीनों में प्राइजेस काफ़ी, अक्टूबर और नवंबर स्पेशली प्राइजेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं ना। ऑब्वियसली 48 मैचेस है यहाँ पे जो है, और 10 सिटीज़ में खेली जाएगी इंडिया में। तो पहले जो
वापस ही देखें तो सिटीज़ में नहीं होंगे, अहमदाबाद, हैदराबाद, धर्मशाला, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, पुणे, बैंगलोर और कोलकाता। अभी अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद की जो एवरेज अभी देखें सितंबर के महीने की जो एवरेज 5 स्टार होटल की रूम प्राइसिंग है और हमने कंपेयर किया था आईटीसी नर्मदा, तो वहाँ पे हम लोग देखें तो उनके जो प्राइजेस है ऑलरेडी अभी के प्राइजेस एवरेज प्राइजेस सितंबर के देखें तो 8,000 to 10,000 रुपीज़ थे और अक्टूबर नवंबर जो हाईएस्ट प्राइजेस वो टाइम का देखें तो वो अराउंड 50,000 से ज़्यादा है। तो इंक्रीज देखिए कितनी है, कितने बढ़ चुके हैं प्राइजेस ऑलरेडी इसके लिए। इसके अलावा मुंबई के प्राइजेस, दिल्ली, सब जगह के होटल प्राइजेस ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुके हैं और एविएशन फ्लाइट टिकट्स देखिए, ये सब डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट टिकट्स भी देखेंगे वो भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। मुंबई और अहमदाबाद की फ्लाइट टिकट ऑलरेडी कंपेयर करें तो 7 डे फॉरवर्ड रेट अभी चल रहा है 2,200 रुपीज़, आगे जाके बढ़ चुका है अभी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप का टाइम पीरियड देखें तो वो है अराउंड 2,900 to 3,200 रुपीज़। तो ऑलरेडी बढ़ के अहमदाबाद की टिकट बढ़ के हो चुकी है 32 to 45%। उसके अलावा मुंबई टू हैदराबाद, मुंबई से हमने कंपेयर किया काफ़ी सारी डेस्टिनेशंस तो रेंज हो रहा है अराउंड 30% से ज़्यादा टू मोर देन डबलिंग हो चुका है। काफ़ी जगहों में तो ट्रिपल प्राइसेस भी हो चुके हैं और इसकी वजह से काफ़ी हाई प्राइसेस हो चुके हैं, वेदर होटल की देखें या फ्लाइट टिकट्स देखें। ये सब डेस्टिनेशंस अक्टूबर नवंबर में काफ़ी महंगे हो जाएंगे, तो श्योरली अभी बुकिंग करनी है तो अभी कर लो, वरना पता नहीं और कितना महंगा हो सकता है वहाँ पे। शुक्रिया विनीत, तो इंटरेस्टिंग है। हालांकि जो क्रिकेट के जो फैंस हैं जो अभी सोच में थे, ऊहापोह में थे कि क्या करें, प्लान कैसे बनाएं, मामला भाई साहब देखिए बाजार लुट गया वहां पे। तो 50,000 रुपए से लाख रुपए तक की टिकटें पहुंच गई अहमदाबाद में मैच वाले दिन के आसपास। लेकिन बाजार का जो मूड है, जो माहौल है, रिकॉर्ड हाइज पर काफी जश्न का माहौल है और इस खास मौके पर हमारे सहयोगी अजय शर्मा पहुंचे हैं एनएससी और वहां से जुड़ रहे हैं बाजार के तमाम दिग्गज एक्सपर्ट्स। बातचीत कर रहे हैं कि यहां से अब चाल कैसी होगी और कौन से सेक्टर शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए। इसी कड़ी में कोटक एमसी के एमडी नीलेश शाह भी उनके साथ मौजूद हैं। सीधे चलेंगे अजय के पास। अजय, ओवर टू यू। जी हाँ अभिषेक, बहुत ही शानदार समय है बाजार का, तो हमने सोचा किसी ऐसे शख्स को लेके आए, हमारे तो रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं 89 स्वदेश पे, जिन्होंने बाजार की जर्नी ही देखी नहीं है, इकोनॉमी की भी जर्नी देखी है, तो वो बातें जोड़ के बता सकते हैं। कई बार हम स्क्रीन के इतने पास रहते हैं तो बड़ी पिक्चर मिस कर जाते हैं। नीलेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आज एनएससी से हमसे बात करने के लिए। प्रीवियस हाइज ही नहीं, 19,000 के ऊपर आ गया है निफ्टी। मुझे आप ये बताइए कि प्रभु का आशीर्वाद बरस रहा है देश पे, हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस पे, मामला क्या है? डेफिनेटली अजय भाई, ऊपर जो बैठा है वो इंडियन है। एक समय हमें पाकिस्तान के टेररिज्म की तकलीफ थी, आज पाकिस्तान खुद इतना ट्रबल में है। कहीं ट्रेड डेफिसिट का इश्यू था दिसंबर 22 में, जनवरी से मार्च में ट्रेड डेफिसिट नंबर बहुत कम आया। महंगाई का इश्यू था, आज महंगाई आरबीआई की टारगेट लेवल पे आ गई। ऑयल का इश्यू था, $100 पे ऑयल था, आज वो 70-75 पे आ गया। मॉनसून रिवाइव नहीं हुआ था ढंग से, एक झटके में मॉनसून ने वीरेंद्र सहवाग की तरफ जो ना ओपनिंग कर दी। जहाँ पे भी हमारा प्रॉब्लम था इकोनॉमी में, कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन इमर्ज हो रहा है। तो अनडाउटेबली इस वक्त हम कह सकते हैं कि ग्लोबल डेजर्ट के अंदर हम एक ओएसिस है। तो ये जो नया हाई हुआ है, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं मैं क्या करूं, हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि पैसा बन रहा है, क्या मैं पैसा निकाल लूं। आज मैं आपसे शॉर्ट टर्म नहीं, एक बड़े व्यू की बात करूंगा, क्योंकि हमने 18 महीने के बाद देखा ये सिलसिला जारी हुआ है न्यू टेरिटरी का। नेक्स्ट 18 महीने या उससे 24 महीने का व्यू आपको इंडियन इकोनॉमी और इसलिए उससे लिंक मार्केट का कैसा दिखता है? इस वक्त इकोनॉमिक मोमेंटम हमारी तरफ है, महंगाई दुनिया से कम चल रही है, ग्रोथ दुनिया से आगे चल रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी फेवर में है, एफएक्स रिजर्व 600 बिलियन के आसपास 4th हाईएस्ट इन द वर्ल्ड बन रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन जितना 67 सालों में हुआ 1947 से 2013 के बीच में, उतना ही मोटा मोटा 2014 से 2024 के बीच में बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिला के लगता है कि आने वाले समय में इकोनॉमी अच्छा करेगी और मार्केट उसकी बदौलत ठीक ही करेगा। ऑल टाइम हाई लेवल पे मार्केट जरूर है, बट ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन पे नहीं है और हमें 3 चीज़ों पे डिलीवर करना है। 3G ऑफ ग्रीन, ग्रोथ एंड गवर्नेंस। हमारी अर्निंग्स ग्रोथ गांव से बढ़िया होनी चाहिए, बिकॉज हम उनसे प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं।
हमारा गवर्नेंस स्टैंडर्ड निवेशक को विश्वास देना चाहिए कि ये और देशों के सामने हमारे पैसे को सुरक्षित रखेगा। एंड हमारी इकोनॉमी का ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन उस तरह से होना चाहिए कि निवेशकों को यहाँ पे पैसा लगाते हुए खुशी मिले। अगर हमने ये 3G पे डिलीवर कर दिया, ग्रोथ, गवर्नेंस एंड ग्रीन, तो मार्केट और इकोनॉमी दोनों अच्छा करेगी। तो ये मार्केट और इकोनॉमी जब अच्छा करेगी, इसका फायदा उठाने के लिए हमारे निवेशक जो देख रहे हैं आज हमारी बातचीत, रिटेल इन्वेस्टर्स स्वदेश पे ज्यादा देखते हैं, क्या फॉर्मूला होगा कि नेक्स्ट 3 से 5 साल बड़ा पैसा कमाया जा सके, या किसी का व्यू उससे भी लंबा हो, इसलिए बड़ी पिक्चर का मिस ना हो जाए कहीं उनसे? सो मेरे हिसाब से अगर आप SIP कर दे इक्विटी म्यूचुअल फंड में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जो जमे वो, और उसे बरकरार रखे, जब मार्च 2020 जैसा अग्नि परीक्षा का समय आए तब बंद ना करे, रिडीम नहीं करे, बट चालू रखे, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे सबसे अच्छा पैसा बनेगा। अच्छा ये बताइए, लेकिन मैं आपको जाने दूं इससे पहले कि बाजार में कौन सा हिस्सा है जो आपको अट्रैक्टिव लग रहा है बहुत ही, जहाँ पे ओनरशिप कम है, वैल्यूएशन बहुत आकर्षक है इस समय? फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ग्लोबल और लोकल दोनों फैक्टर से डिमांड आने की उम्मीद है। एक US में मेडिकल सप्लाई थोड़ा नीचे चल रहा है, तो वो लोग खरीदारी करेंगे, इन्वेंट्री बिल्डअप करेंगे। भारत में पोस्ट कोविड लोकल डिमांड बरकरार है और आगे बढ़ रही है। फार्मा सेक्टर अंडर ओन्ड है और वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल हैं। तो जैसे आज से 18 महीने पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर थोड़ा सस्ता लग रहा था और उम्मीद थी कि रिकवरी आएगी, बिल्कुल कुछ ऐसा ही समा आज फार्मा सेक्टर में बना हुआ है। फार्मा में जो 3-4 बड़े हिस्से हैं, एक तो है जो US को केटर करती हैं कंपनी, जेनरिक एक्सपोर्टर्स, दूसरी इंडिया फोकस्ड वाली कंपनियां हैं, बड़ी हाई ग्रोथ थी, कुछ नए IPO भी आए, और दूसरे API वगैरह बनाने वाली। आप किनको ज्यादा अच्छा वैल्यूएशन पे देखते हैं? फार्मा में क्या है अजय भाई कि किसको US FDA अप्रूवल देगा, किसकी फैक्ट्री रोक देगा, कौन सा मेडिसिन चलेगा बिकॉज ऑफ सम रीज़न, ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो जैसे गुलदस्ता बना के आप गार्डन जैसी कल्पना कर सकते हैं, वैसे ही ये चारों प्रकार की कंपनी जमा कर दे, उसमें अस्पताल और पैथोलॉजी लैब भी लगा दीजिए, तो इनको मिला के गुलदस्ता बन जाएगा, कुछ न कुछ कभी न कभी चल जाएगा। क्या बात है, आपने इतनी बढ़िया बात बोली कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। लेकिन मैं मार्केट बंद होने का टाइम हो गया, अभिषेक आपको वापस देता हूँ यहाँ से, लेकिन बड़ी तस्वीर मिस मत करिए, अपनी SIP जारी रखिए, ये मैसेज है इन्वेस्टर्स को। और अगर आप डू इट योरसेल्फ वैरायटी के इन्वेस्टर हैं, खुद करना चाहते हैं, तो फार्मा पे नजर रखिए, वहां पे अच्छा पैसा बनने की उम्मीद है।